रहे हो, वापस से नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टूडेंट्स भी कम है अभी तक, जब तक वो आते हैं, है ना। हम लोगों ने बोला था देयर इज एक्सेलरेटिंग पावर when wherever the equation for the same is given by p input minus p output. If there is unbalance between input and output power, then there will be a PA, मतलब accelerating power, which will accelerate the machine, motor or the generator. The formula for which is omega TA. ओमेगा टी हमेशा पावर का फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से ओमेगा टी एक्सेलरेटिंग टॉर्क, एंड टॉर्क इज गिवन बाय इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रोटर। ठीक है, आई अल्फा। अब ये अल्फा हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद में फिर हम लोगों ने वही वाली वैल्यू पुटअप कर दी इक्वेशन नंबर पीए वाले इक्वेशन पे, इसलिए आई ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू पी आई माइनस पी, but m is equal to I omega, therefore m alpha pi minus p, where alpha is equal to what? That is acceleration. M is equal to what? First moment of inertia. Pi input power, that is mechanical power. P electrical output power. Okay? अब ये इक्वेशन बनने के बाद में now we are coming to the second one. ठीक है, हाँ, this one. अब इसके बाद में लेट थीटा इज द रोटर एंगल। वो थीटा रोटर एंगल कौन सा वाला रोटर एंगल हमने एज्यूम किया था? वही वाला जो हम लोगों ने कल बोला था, रोटर एंगल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इक्वेशन लोड एंगल के हिसाब से बोली। रोटर एंगल, दिस वन इज अ रोटर एंगल। रोटर एंगल या फिर उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द टॉर्क एंगल। ओके, यानी ये रेफरेंस, ये जो एक्सिस है दैट इज नथिंग बट द रोटर फील्ड एक्सिस, यानी स्टेशनरी एक्सिस। ओके, फिर रोटर रोटेट हो जाता है स्लाइटली, और स्लाइटली रोटेट इसलिए होता है जब भी वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, ये रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस से वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क एंगल, और व्हाट इज कॉल्ड एज रोटर एंगल। अब ये जो रोटर एंगल है वो स्टेटर फील्ड एक्सिस यानी ये स्टैटिक फील्ड एक्सिस और एक्चुअली जो रोटर फील्ड एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एक्सिस रहेगा उसको हम लोग टॉर्क एंगल या रोटर एंगल बोलेंगे। अब यही वाली डायग्राम यहाँ पे भी दिख रही है जो अभी हम लोग बोल रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? क्या है ये? एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। If it is possible for us to open that particular diagram, this one is a diagram. Let theta is the rotor angle. Now what is a rotor angle? हमने अभी बोला कि स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस जब रोटेट नहीं हो रही है मशीन, उस टाइम पे रोटर और जो स्टेटर है वो दोनों ही की स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक एक्सिस जो है उसको स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस बोल रहे हैं। तब आपका रोटर जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा, exactly it will coincide with nothing but what, that rotor axis। ठीक है, अब उसके बाद में that is a reference axis, this one is a reference axis, जो मैंने मेरे नोट्स में बोला है this is a stationary reference axis। ओके, फिर उसके बाद में जब वो एक्चुअली वर्क करना शुरू कर देता है, रोटेट होना शुरू कर देता है, रोटर जब रोटेट होना शुरू हो जाएगा तब उसकी इनिशियल स्पीड कौन सी होगी, ओमेगा।
रोटेशनरी स्पीड कौन सी होगी, एंगुलर स्पीड कौन सी होगी, ओमेगा 0। ओके, रोटेशनरी या एंगुलर स्पीड, अभी भी लोड अप्लाइड नहीं है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब वो रोटेट होना शुरू हो गया, जैसे ही वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा एंगल हमेशा उस स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस से थोड़ा सा वो अवे हो जाती है उसकी एक्सिस। अभी हमने जो डायग्राम देखी थी, अगर यहाँ पे अभी भी है तो देख सकते हैं, और नहीं रहेगी तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डायग्राम बताई थी, वही वाली डायग्राम, ठीक है। कल वाली डायग्राम मिल जाती तो अच्छा था। हाँ, दिस वन, दिस डायग्राम, ओके। इस तरह से ये टॉर्क एंगल यहाँ पे मिल रहा है। इज इट विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? दिख रहा है क्या अन्वय ये? यस मैम। है ना, जो हम अल्फा कह रहे हैं ना, दैट अल्फा मीन्स हमने अभी उसको एज्यूम किया है दैट इज थीटा करके। ओके, सो पर ये थीटा कंप्लीट आएगा, अल्फा पार्ट एक आएगा, अल्फा भी है हमारे पास में, थीटा यानी कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट अल्फा प्लस डेल्टा। ओके, नाउ व्हाट इज अ अल्फा, व्हाट इज अ डेल्टा एंड व्हाट इज अ थीटा, दैट वी वांट टू नो हियर। अभी हम लोगों को वही पढ़ना है, इसलिए इनिशियली ये हुई एक्सिस, ये इनिशियल एक्सिस है। Okay, this is the initial axis. When rotor is not rotating on no load, when machine is on no load, उस वक्त क्या रहेगा, रोटर की एक्सिस और स्टेटर फील्ड की एक्सिस कोइंसाइड करेगी। ओके, फिर उसके बाद में जब वो रोटेट होना शुरू हो गया, स्लाइटली लोड अप्लाई करने के बाद में जब रोटेट होना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा रोटर जो है इस एक्सिस से आगे चला जाता है। ओके, अब वो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द मोटर और द जनरेटर, जनरेटर है वो मोटर है, उस हिसाब से आगे या पीछे चला जाएगा वो। ओके, सो ये स्लाइटली आगे चला जाएगा। फिर उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कह रहे हैं दैट इज नथिंग बट द अल्फा। ओके, यहाँ ये डायग्राम बनी है, स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस देन रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस। अब आपका रोटर रोटेट होना शुरू हो गया विद द स्पीड ओमेगा 0, and now whatever is the difference between that stationary reference axis and now a new rotating axis when your rotor is actually rotating, अब ये अल्फा चेंज नहीं होगा। ओके, दैट अल्फा विल रिमेन एज इट इज, ये अल्फा वैल्यू ऐसी ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पर फुल रेटेड लोड अप्लाई नहीं करते। ओके, जब लोड बढ़ाना शुरू कर दोगे, जब लोड एक्चुअली बढ़ाना शुरू कर दोगे, एक्चुअल लोड उस पर अप्लाई होने लग जाएगा, तब मैंने जैसे कल आपको बोला था कि जो रोटर है, रोटर अपनी काइनेटिक एनर्जी शेयर करता है उस सडन लोड चेंज को सप्लाई करने के लिए, उसको कॉम्पिटेबल करने के लिए, इसीलिए रोटर की एक्सिस जो है वो और दूर हो जाती है रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस से भी। ये तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी के बाद में जब रोटर रोटेट होना शुरू हो गया तो स्लाइटली देयर इज एंगल दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द अल्फा, and your rotor is rotating with the initial speed omega 0, but now actually when the load is applied, जब लोड अप्लाई होता है तब और रोटर एक्सिस आगे चली जाती है, और वो एंगल जो है that initial axis when there is no load applied, that is called as, we are now assuming that as a new reference, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस बोलेंगे हम लोग। जब आपका रोटर रोटेटिंग है और उसकी इनिशियल अब ये एक्सिस है तो उसको हम बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस। इनिशियली जब कोइंसाइड हो रहा था वो स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस थी, जब रोटेट होना शुरू हो गया पर लोड आया नहीं है, तब एक कांस्टेंट जितना भी वेरिएशन आ सकता है उस एक्सिस में, और तो उसको हम लोग ये अल्फा बोलेंगे, और उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस। Now your rotor on your machine, the actual rated load is applied, and to comply that load, to fulfill that load, to supply that load, now your rotor will slightly vary its axis.
वो वैरी करता जाएगा, कम या ज्यादा, एंड दैट वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ द लोड। इसलिए जो डिफरेंस आता है उस एंगल को क्या बोला जाता है, लोड एंगल डेल्टा, दैट इज कॉल्ड एज लोड एंगल डेल्टा। बट थीटा इज द रोटर एंगल। जनरली क्या होता है, थीटा इज नियरली इज गुड एज इक्वल टू डेल्टा, नियर अबाउट वो सेम ही होता है, बहुत कम वेरिएशन रहता है। पर हम लोग अब ये डिफरेंस समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटर एंगल। रोटर एंगल मतलब एक्चुअल जो एंगल है स्टेशनरी एक्सिस, और जब भी कभी आप उसको मेजर करोगे लोड अप्लाई करने के बाद में, तो जो नई एक्सिस बनेगी, उन दोनों एक्सिस के बीच में जो डेल्टा जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द रोटर एंगल। फिर रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस और एक्चुअल रोटर एक्सिस व्हेन द लोड अप्लाइड बिकॉज ऑफ द लोड इज कॉल्ड एज नथिंग बट डेल्टा। ओके, ऑब्वियस बात है, रोटर एंगल क्या होगा, ये समेशन होगा अल्फा प्लस डेल्टा का। If theta is the angle of rotor axis with respect to the stationary reference axis, then we can say that alpha, ये जो alpha है that is nothing but sorry, ये value जो है that is nothing but d square acceleration. Acceleration is equal to d square theta by dt square. D square theta by dt square. That will give you the acceleration value. ओके, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन वैल्यू। अब ये जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो हमारे हाँ, हमारे इसके पहले वाले नोट्स में जो मैंने आपको अपलोड करा दिए हैं कल के डेट में, 40 लेक्चर्स हो गए ना, दैट इज नथिंग बट दैट अल्फा वैल्यू। ओके, अब इसमें अल्फा गामा सब वैल्यू आई है, इसलिए अपन लोग थोड़ा सा उसको वेरी कराते जा रहे हैं। सो this is nothing but the acceleration. So we are putting or in this particular equation number 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस अल्फा वैल्यू की जगह पे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हम लोग पुटअप कर रहे हैं। अब उसको पुटअप करने के बाद में फिर हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, दैट इज अ गामा, सॉरी मैं अल्फा अल्फा बोल रही थी बेटे, गामा एंड दैट इज डेल्टा, एंड नाउ दिस इज द अल्फा। okay, so that alpha is equal to d square theta by dt square. So your new equation, you will get a new equation. Okay, that equation is equal to m d square theta by dt square, m d square theta by dt square, equation number 2. okay, चलो यहाँ तक के जल्दी जल्दी छोटा सा इक्वेशन से लिखो, ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम में क्या नहीं समझ में आया आप मुझे पूछो। जो पहला वाला इक्वेशन है, पहला वाला जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपके पास में है। हमको ये स्विंग इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव द स्विंग इक्वेशन बोला जाता है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन m इज इक्वल टू आई ओमेगा। m इज नथिंग बट व्हाट, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट इनर्शिया कांस्टेंट, m इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आपके पास में इक्वेशन रहने दो। ओके, क्योंकि लिख लो जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हम लोग इसके डेरिवेशंस करने जाने वाले हैं। ओके, therefore kinetic energy stored in the rotor mass when it is rotating with omega is equal to half I omega square joules, और I omega की जगह पे m पुट अप किया, इसलिए this one is a new kinetic energy formula in terms of angular momentum of or first inertia constant. ठीक है, यहां तक के पहुंच जाओ जल्दी जल्दी, इतना सा लिखो। हो गया? फिर हाँ, फिर उसके बाद में m का ये फॉर्मूला, m इज इक्वल टू व्हाट, 2gh अपॉन ओमेगा। ये याद रखना है, बार बार अब ये फॉर्मूला आता रहेगा। m इज इक्वल टू 2gh अपॉन ओमेगा, where g is what, mba. if g is mba, mba is the capacity of the machine, total capacity of the machine, है ना। m इज इक्वल टू 2gh अपॉन ओमेगा। फिर ये आ जाता है m इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुटअप करोगे तो ट्वाइस पाई एफ ट्वाइस जी एच, इसलिए m का फॉर्मूला एक्चुअली क्या आता है, जी एच अपॉन 180 एफ, जी एच अपॉन 180 एफ। यूनिट ध्यान में रहना चाहिए, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स थोड़े डिडक्ट होते हैं।
मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री या मेगा जूल सेकेंड पर रेडियंस। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये इक्वेशन बस। ओके, टी आई इज इक्वल टू टी वगैरह सब ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पीई, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पीई इज इक्वल टू 0। यहां तक के पहुंच गए। पी ए की जगह पे ओमेगा टी ए पुटअप कर दो, ओमेगा टी ए पुटअप कर दो, वेयर टी ए इज इक्वल टू आई अल्फा लिखो, फिर आई इज इक्वल टू inertia of the rotor mass, alpha is the acceleration of the rotor, alpha is acceleration of the rotor, and torque will be I alpha, torque will be I alpha. Okay, so put up to reach up to equation number 1, m alpha pi minus p. पहुंच गए? हाँ मैम। चलो अभी फिर अपने इस इक्वेशन पे आ जाते हैं वापस से। ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आई सोनाली? हाँ मैम। और कौन है? मैम एक बार बताइए डायग्राम। समीर हेलो। बग, ये हाँ सांगते में। ठीक है, देखो इनिशियली क्या है, अभी मैंने 2-3 डायग्राम जो नेट पे अवेलेबल है उनकी, ये वाली जो एक्सिस है, ओके, ये जो आपका रोटर होगा ना समीर, यह इस एक्सिस पे रहेगा इनिशियली, है ना? दिस करेंगे। हो मैम। जब रोटर हो मैम। रोटेट नहीं हो रहा है, उसको आपने एक्टिवेट कर दिया, डबली एक्साइटेड मशीन है, डबली एक्साइटेड मशीन है मतलब एक सप्लाई आपको स्टेटर को देना है और एक सप्लाई आपको रोटर को देना है। एक एक्साइटेशन रोटर को देना है, एक स्टेटर को देना है। आपने स्टेटर को एक्साइटेशन प्रोवाइड कर दिया है तो स्टेटर में नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी बन गई, उसकी एक्सिस बन गई, एक्सिस ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका रोटर रोटेट होने का है, शुरू ही नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ तो ये जो एक्सिस रहेगी वो कैसी रहेगी? दैट विल कोइंसाइड विथ व्हाट? दिस एक्सिस। ये जो इनिशियल एक्सिस है, इस एक्सिस पे वो कोइंसाइड रहेगी। ओके, तो उस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे? दैट एक्सिस वी आर कंसीडरिंग एज द ये रेफरेंस एक्सिस। ओके, मैंने उसको क्या बोला? स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस। मैंने मेरे नोट्स में क्या बोला? दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस। तो हमको ध्यान में रहेगा कि हमारा रोटर स्टेशनरी है, रोटेट होना शुरू नहीं हुआ। ओके, अब आपने लोड अप्लाई नहीं किया हुआ है, आपने लोड अप्लाई नहीं किया, जब आप उसको इसको भी, रोटर को भी सप्लाई दोगे और स्लाइटली वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होता है? जब एक्चुअल लोड उस पर अप्लाई किया जाएगा, ओके, एक्चुअल लोड अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा वो इस रेफरेंस एक्सिस से, स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस से अवे हो जाएगा। ओके, अवे हो जाएगा, सो इट विल मूव लिटिल बिट अहेड ऑफ इट, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो फिर वो रोटेट हो रहा है, पर इनिशियल स्पीड ओमेगा 0 के साथ रोटेट हो रहा है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब हमारा रोटर इसके बाद में इसी एंगल के साथ, गामा जो एंगल लिखा हुआ है, उसी एंगल के साथ रोटेट होते रहेगा हमेशा, जब तक उसमें सडनली कोई ट्रांजिएंट, कोई डिस्टरबेंस नहीं आता या हेवी लोड इंपोज नहीं होता। ओके, मतलब वो जो एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस। अब आपका रोटर रोटेट होने लग गया ना, तो अब वो इनिशियल 0 गामा के साथ नहीं वर्क करता, हमेशा एक गामा की वैल्यू रहती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। ओके, तो दैट इज दिस गामा। अब इस एक्सिस को एक नई एक्सिस मिल गई है इस रोटर को। अब आपका रोटर, और फिर अब अनस्टेबल नहीं होता, ये एक नया डिफरेंस हमेशा ही रहेगा।
तो उसको बोला जाएगा, उस एक्सिस को, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस। अब क्या होता है, अब जैसे लोड में वेरिएशन आता है, ओके, जैसे ही लोड में सडनली वेरिएशन आता जाएगा, तो जैसे ही लोड वेरिएशन आता जाएगा तो इस रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस से आपका रोटर पीछे या आगे होता जाएगा। अगर जनरेटर है तो ये आगे चला जाता है, मोटर है तो ये पीछे चला जाता है। ओके, तो ये जनरेटर है, इसीलिए ये रोटर एक्सिस जो है और एंगल, जो रोटर है आपका, रोटर की एक्सिस और थोड़ा सा अवे चली जाती है, इसलिए वो लोड की वजह से अवे जा रही है ना रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस से, इसलिए उसको डेल्टा बोला जाता है, दैट इज अ रोटर एंगल, सॉरी लोड एंगल। अब व्हाट इज द रोटर एंगल, दैट इज थीटा। रोटर एंगल मतलब एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द रोटर एक्सिस एंड द स्टेशनरी रेफरेंस एक्सिस, इसलिए दिस इज अ रोटर एक्सिस थीटा। Or theta comprises of two parts. One is the angle between the stationary reference axis and the reference rotating axis. Plus, whenever there is a variation of the load, a rotor will move to a new axis depending on the load, applied load. So that angle is delta. इसलिए इन दोनों का समेशन क्या है, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो थीटा इज नथिंग बट द मूवमेंट, इसलिए हमारे वो इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखा हुआ है उसमें मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, और हमको चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अल्फा, सो दैट डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ पे समीर, आता ओके? काय कन्फ्युजन असेल तर तुझ्या टर्म्स मध्ये सांग बेटा, कारण मला तर माझ्या परीने ते क्लिअर आहे, म्हणून मला समजू नाही शकणार की एक्झॅक्टली व्हॉट प्रॉब्लेम यू पीपल आर फेसिंग। एखादंही काही आणखी समजत मॅडम हे एक्झॅक्टली असं का, पण ते तसं का, असं विचारू शकता तुम्ही। ओके मग चलो ठीक हो मॅम। मग त्याच्यानंतर आता इक्वेशन नंबर 1 यू वर ऑलरेडी हॅविंग, simultaneously you should draw this diagram and you should get it clear. Okay, T is the instant when actual unbalance or fault occurs, असं म्हणू शकतो आपण, किंवा मग व्हेरिएशन, लोड व्हेरिएशन अकर्स, म्हणून हा टी इथे दिलेला आहे, रेफरन्स रोटेटिंग ऍक्सिस, त्याच्यानंतर लोड अँगल मेजर केला जात आहे। ओके, सो वी आर पुटिंग डाउन दैट वैल्यू एज नथिंग बट अ न्यू वन। सो योर न्यू इक्वेशन इज नाउ देयर विथ यू, ये नया इक्वेशन है आपके पास में। ओके, सो यहां तक आ जाओ फिर आप जल्दी जल्दी। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक पहुंच गए, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है आपको। ओके, अब क्या बोलते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 के बाद में, अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ द डायनेमिक्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, जो सिंक्रोनस मशीन का जो मूवमेंट हो रहा है उसको डायनेमिक्स बोल रहे हैं, फाइल्स। If the dynamics of the synchronous machine is defined in terms of theta, यानी जो मूवमेंट है सिंक्रोनस मशीन की वो थीटा के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, देन इवन इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन द रोटर, यानी जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है तब भी रोटर रोटेट हो रहा था। ओके, इवन इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन रोटर इज रोटेटिंग विद द स्पीड ओमेगा 0, जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है, delta goes on increasing continuously. okay, ये सॉरी थीटा goes on increasing continuously, और क्यों इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि हमेशा वहां पे स्पीड लोड का वेरिएशन आता जाता है। ओके, इसलिए क्या बोला, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डेविएशन फ्रॉम द स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड एडिशनल रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस इज कंसिडर्ड। ओके, हे मी इथे सगळं तुम्हाला लिहून दिलं आहे, आता लिहायचं नाही आहे, तुमच्याजवळ हे जे मी एक्सप्लेन करते आहे ते वर्ड्स मध्ये लिहून दिलेलं आहे मी। ओके, आणि जे फिगर मध्ये दाखवलं आहे तेच। ओके, अब उसके बाद अब कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग। कम ओवर हियर,
If the rotor is also rotating with the synchronous speed omega 0 in steady state condition, then delta will remain equal to delta 0. अगर वो जो रोटर है वो ओमेगा 0 से ही रोटेट होता रहेगा तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा 0, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 0, और दैट इज अ कांस्टेंट. एंड द एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल टू व्हाट, पी इज इक्वल टू 0. मतलब P इज इक्वल टू 0 कब मिलता है, जब आपका रोटर जो है वो रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस पे रहता है. ओके, मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0 वी कैन से इनिशियल एंगल. बट इफ स्पीड ऑफ रोटर इज अदर देन ओमेगा 0, अगर रोटर की स्पीड ओमेगा 0 ही है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 0 एंड P इज इक्वल टू 0. पर अगर रोटर की स्पीड इज डिफरेंट देन दैट ऑफ ओमेगा 0, देन ईदर डेल्टा में इंक्रीज और डिक्रीज. अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 होगा तो इट विल इंक्रीज, एंड ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 होगा तो इट विल डिक्रीज. बस सिंपल सा. ओके, अब whatever may be the condition, now we are putting down that in our derivation. Okay, let whatever the position, कोई भी position, let whatever be the position as shown in figure A are at certain instant time t. हमने ये टाइम t लिया हुआ है कि यहाँ पे अब अपना रोटर है और हमने ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है, अब इस टाइम t पे हमारा जो रोटर है वो टाइम t एक्सिस पे है. उस वक्त फिर हमारे क्या क्या वैल्यूज हमको मिलते जाते हैं. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट गामा. गामा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t. दैट गामा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t होगा ना, ओमेगा 0 t. क्या इस एंगल की वैल्यू क्या मिलती है हमेशा, जिस स्पीड से वो रोटेट होता है और जितना वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन पे वो पहुंचता है. मतलब ओमेगा 0 t इज इक्वल टू गामा, ये वैल्यू तो मिलेगी अपने को. ओके, गामा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t. अब थीटा इज इक्वल टू क्या है, दैट गामा प्लस डेल्टा. अब भी बोला हमने, एंड गामा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t. अब क्या करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस डेल्टा. लिखते चलो, ये गामा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t. ओके है वो, थीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, है ना. और इसीलिए उस गामा की वैल्यू हम थीटा की इक्वेशन में पुट अप करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस डेल्टा. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को थीटा के, डी थीटा बाय डी टी ओमेगा 0 t प्लस डी डेल्टा बाय डी टी मिलेगा आपको. ठीक है ना, सब सिंपल सिंपल है ये स्विंग इक्वेशन. बस याद रहना चाहिए कि ये सिंपल डेरिवेशन पार्ट है उसका. अब हमारे पास में हमारे इस इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इजंट इट. ओके, हमको डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर चाहिए है. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ लोड एंगल, क्योंकि हमको लोड एंगल का इंपॉर्टेंस है. वही तो एक्चुअल वेरिएशन है ना, वही तो मशीन को स्विंग करता है ना. अदरवाइज जब लोड एंगल था नहीं, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस पे आपका रोटर था, रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस पे आपका जब रोटर होता है तब कोई अनबैलेंस सिचुएशन नहीं आती, कोई अनबैलेंस सिचुएशन आने के चांसेस नहीं रहते जब ये रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस पे ही रहेगा. ये डेल्टा पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ये डेल्टा बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी मशीन अनस्टेबल जोन पे जाती जाएगी, अनस्टेबल बनती जाएगी. इसलिए हमको देखना है कितना बढ़ता है. इसीलिए हमारे इस इक्वेशन हमको थीटा नहीं चाहिए, ये हमको डेल्टा वैल्यू चाहिए. इसलिए हम लेके देखते हैं. सो वन मोर टाइम टेक द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट इट. इसलिए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये ओमेगा 0 जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर. इसलिए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर. यानी इनिशियल गामा वैल्यू नहीं भी काउंट करी जाएगी तो भी जो वेरिएशन है डी स्क्वायर एक्सेलरेशन जो होता है, दैट एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ दैट लोड एंगल एंड नॉट इनिशियल गामा, है ना. इसीलिए वी कैन डायरेक्टली पुट डाउन दैट इन इक्वेशन 2. सो आवर फाइनल इक्वेशन इज कॉल्ड एज दैट m d square delta by dt square, that is pa is
इक्वल टू पी आई माइनस पीई, पी आई माइनस पीओ भी बोल सकते हो, पी आई माइनस पीई ही बोलो, इनपुट पावर आउटपुट पावर, ओके वॉट एवर यू फील लाइक, पर वहां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर ये ध्यान में रहे आपको, ओके। So this is equation number 3 and this equation is known as the swing equation. It is known as the swing equation of a synchronous machine, which can be solved for the changes in machine, that is d delta by dt, or changes in load angle delta. इसी equation को हमको solve करना पड़ता है. It indicates how much swing is there, how much variation of load angle is there in the machine. So this equation should be studied for finding out the stability of any synchronous machine, okay. Or we can say one more definition आप लिख लो, swing equation की definition आती है, हाँ, define the swing equation and derive it also, define and describe the swing equation. बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, अभी अगर मेरे पास है वो, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करे हैं कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन कौन सा बनता है अपना, अपन अभी 4th यूनिट पे आ गए, 7th and 8th, ओके। हाउ मेनी क्वेश्चंस, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड, न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो वी विल try to switch over as early as possible over the numericals, because one compulsory numerical is generally asked there, okay. So what do you mean by swing curve, derive the swing equation, okay. ये क्वेश्चन पूछा 6 मार्क्स का। फिर डिफाइन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्कस द assumptions मेड इन स्टडी ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये पूछा था कब, 19 में, समर 19 में क्वेश्चन, ओके। सो योर 7th and 8th क्वेश्चन ओनली इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन 9th और 10th में जब हम जाएंगे तब बहुत सिंपल सा वो क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत छोटा सा यूनिट है, जनरली यही टाइप का आपको न्यूमेरिकल दिखेगा। अभी मैं नेक्स्ट आपको पेपर दिखाऊंगी उसमें भी, ओके। सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट लेंदी यूनिट ऑफ स्टेबिलिटी, because just it is a matter of one question, and generally what common question they used to ask is define the transient stability, what are the assumptions, okay, and then what is mean by swing curve, derive the swing equation। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी, ओके, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट क्लियरली मतलब पूरी डेफिनेशन, स्टेडी स्टेट, डायनामिक एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जो क्वेश्चन हमने अभी आपके क्लास टेस्ट 1 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा, ओके, लिया, ओके। फिर उसके बाद में हाउ कैन बी यूज टू स्टडी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ये हुआ। इसमें देखो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट यूनिट का, 5th यूनिट का बोल रहे हैं, ओके। फिर ये वाला, फिर वही क्वेश्चन आया, कौन सा है ये पेपर, ये विंटर 16 में फिर वही डिस्कस द स्विंग इक्वेशन, ये एक मेथड है, ओके, ये न्यूमेरिकल की ये मेथड है, बाय पॉइंट मेथड। व्हाट इज मीन बाय स्विंग कर्व, डिराइव द स्विंग इक्वेशन, फिर वही क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम देखो, डिराइव द स्विंग इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, फिर वही क्वेश्चन, यहाँ वही वाला क्वेश्चन आया। ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स है। विंटर 17 क्या आया, enumerate assumptions made in analysis of transient stability। I hope till time you may understand very nicely and you may be able to write down the answer of this question, okay। Enumerate the assumptions made in analysis of transient stability using equal criteria, okay। के बाद में वापस आते हैं, कौन सा है, विंटर, वही सेम है लगता पेपर, ये विंटर 17, ठीक है, इसको नहीं ऑलरेडी ओपन करके रखा है। Got the thing? So we are trying to solve this, try to understand this particular swing equation। तो यहां तक पहुंचे, सिंपल सा है ये,
Okay, md square delta by dt square is equal to pa minus pi minus p. So in this, that is a definition. It is known as the swing equation of a synchronous machine, which can be solved for changes in the machine d delta by dt or changes in load angle delta. हो गया यहाँ तक? One more definition you write down for the swing equation. Okay, the equation describing the relative movement, relative motion, the equation describing the relative motion of the rotor ब्रैकेट में लिखो लोड एंगल डेल्टा. ओके, ऑफ द रोटर ब्रैकेट में लिखना है लोड एंगल डेल्टा, क्लोज द ब्रैकेट, with respect to the stator field, as a function of time, is known as swing equation. So this third equation, equation number 3, is called as swing equation. Now we will write down various forms of that equation number 3. Okay, अब कौन सा है? इक्वेशन नंबर 3 में h यूज करके भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. तो m का फॉर्मूला जो है, जो हमने ऑलरेडी लिखा, m इज इक्वल टू ट्वाइस gh अपॉन ओमेगा पुटअप कर दोगे तो यही स्विंग इक्वेशन, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ h. फिर ओमेगा की जगह पे ट्वाइस पाई एफ लोगे तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, gh अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू pa pi माइनस p. फिर gh अपॉन, ये रेडियंस में है और ये डिग्रीज में है. Okay, so write down all these 3 formulae, and then finally if g is equal to 1 per unit, then 2 more equation you can mention. अगर g 1 है, 1 per unit है, तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाता है. ठीक है, पहुंच गए यहां तक के? हाँ मैम. ओके, अब उसके बाद में बस इतना है, इफ इट इज अ सिंक्रोनस मोटर, वो अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? जनरेटर के बारे में. ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द जनरेटर. मोटर के लिए भी वही है, मोटर के लिए भी वही होता है, पर क्या होता है, मोटर में जो स्पीड है वो कम होती जाती है. ओके, मतलब ओमेगा 0 रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस, इसके बाद में जैसे जैसे लोड उस पर अप्लाई करा जाता है, तब आपका रोटर जो है वो स्लो डाउन होता जाएगा. सो ओमेगा विल बी लेस एंड डेल्टा इज लाइक दिस. इसलिए रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस जो है वो कौन सी जगह पे बनाना पड़ेगा? रोटर एक्सिस के बारे में जगह पे, और रोटर एक्सिस ले लेगी जगह किसकी? रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस. इसलिए आपको ये एक डायग्राम बस वहां पे बताना पड़ता है. दिस इज ट्रू फॉर सिंक्रोनस मोटर. ओके, so that diagram you should have with you. Okay, no need to draw with now, because this I'll be providing you. Okay, but you have to understand, मैंने previously भी बोला कि there is a difference between the generator and the motor as per the in concern with the speed of the rotor. So rotor अगर वो मोटर है तो ये रोटर एक्सिस जो है नीचे रह जाती है रेफरेंस रोटेटिंग एक्सिस से, स्लो डाउन हो जाता है आपका रोटर. और वही जनरेटर है तो इट बिकम्स फास्ट टू कैच अप द हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. टू सप्लाई द हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन it should move further. Okay, now what are the assumptions in deriving the swing equation? ये वही सारे assumptions है जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में हमको पढ़ने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. और यहाँ पे स्विंग इक्वेशन को डिराइव करने के वक्त भी आपको कुछ assumptions लेना पड़ता है, which are nothing but following as nothing but the swing equation assumptions. कौन सा रहेगा? हमेशा की तरह से the machine is assumed to be ideal. अगर आइडियल है वो तो ऑल द लॉसेस आर निग्लेक्टेड. कौन से टाइप के लॉसेस होते हैं? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये रोटेशनल लॉसेस होते हैं. और दूसरा आई स्क्वायर आर लॉसेस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मशीन.
So both these losses are neglected. That is a very first assumption in transient as well as swing equation derivation assumptions. Okay. सेकेंड वन डैम्पर वाइंडिंग, वही वो भी पैसिमिस्टिक रिजल्ट देता है, इसलिए इफेक्ट ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग इज ऑल्सो निग्लेक्टेड. इट गिव्स द पेसिमिस्टिक और सेफ रिजल्ट्स. अब उसके बाद ये तीसरा अलग आ रहा है. ओके हमने क्या बोला, m varies very large with a very large magnitude for the same type of machine. और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, even though m is changing in practice it is assumed to be constant. क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इसको assume कर लेते हैं constant at a value corresponding to speed omega 0. इनिशियल जो स्पीड है, रोटेटरी स्पीड है, उसके इक्वल टू हम उसके हिसाब से हम उसको कांस्टेंट एज्यूम करते हैं. ठीक है, अब ये हो गया आपका, यहां तक के हम पहुंच गए. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, स्विंग इक्वेशन फॉर कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन. अब कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन और नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन क्या होता है, क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में एक मशीन नहीं होती है, नंबर ऑफ मशीन्स आर देयर. ओके कोई सिंगल एक मशीन नहीं होगी, नंबर ऑफ मशीन्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू सप्लाई अ पर्टिकुलर लोड. ठीक है, नाउ वी एज्यूम दैट n number of machines are there. If the total number of machines are n in a power system. ओके फिर उस पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी स्टडीज अगर आपको करना है तो हमको कितने इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. एक मशीन का एक स्विंग इक्वेशन होता है, we have to solve n number of total n number of second order differential equations. क्योंकि ये स्विंग इक्वेशन का स्विंग इक्वेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक मशीन का है, ऐसे हमको n नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. हेलो हा देवयानी काय म्हणते, अगं तुझा आवाजच नाही येत आहे, तू मेसेज मध्ये लिही. काही नाही मॅम. काही नाही, अच्छा ठीक है. तो फिर ऐसे n नंबर ऑफ इक्वेशंस हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, वी आर ग्रुपिंग द मशीन्स इनटू टू टाइप्स. कोहेरेंट ग्रुप, दो ग्रुप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन्स एंड नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन्स. ठीक है, अब व्हाट आर द कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन, इफ टू और मोर मशीन, दो मिनिमम दो तो होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा मशीन्स, उनको हम कोहेरेंट ग्रुप का पार्ट बोलते हैं या उनको बोलेंगे दैट फॉर्म्स अ कोहेरेंट ग्रुप. इफ दिस आर स्विंगिंग टुगेदर, अगर उनका लोड एंगल जो है वो सेम है तो. ओके तो लोड एंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब मशीन स्विंग होना है, इसलिए उसको रोटर एंगल और मशीन इज स्विंगिंग टू मशीन्स होती है. जो मशीन कॉमन बस बार को कनेक्टेड होती है या जो जिनमें डिफरेंस दो मशीन्स के बीच में डिस्टेंस अगर बहुत शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से वो कनेक्टेड होगी, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही लॉसेस बढ़ते जाते हैं और उन लॉसेस की वजह से या उन मशीन्स एक दूसरे से अवे होती जाती है, तो इन सारी पैरामीटर्स की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे लोड एंगल आता है. पर अगर कॉमन बस बार पे है तो लोड एंगल आने का सवाल ही नहीं है, या फिर आसपास उन दोनों में का डिस्टेंस कम हो, शॉर्ट लेंथ से अगर वो कनेक्टेड है तो भी उन मशीन्स को क्या बोला जाता है, कोहेरेंट. उनका ऐसा पाया जाता है कि उनका जो लोड एंगल है वो सेम है, तो दैट फॉर्म्स अ कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन. फिर नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन क्या होगी, ऑब्वियसली व्हेन द मशीन्स आर नॉट स्विंगिंग टुगेदर, दैट इज there is a load angle delta and that vary to a large extent. Means if the delta is different for two or more machines, then that forms a non-coherent group of machine. ऐसी machines क्या होगी, when two machines are connected by a long length. ठीक है,
then these machines, those machines will be called as non-coherent group of machine, because it is found that the load angle varies between them. कौन सा कॉम्बिनेशन होता है पता है? सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड अलोंग विद द मोटर ऑलवेज फॉर्म्स अ नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन्स. ओके, क्योंकि इन दोनों ही का डेल्टा जो होता है वो नोन होता है और डिफरेंट होता है. ठीक है, सो यहां तक के हम स्विंग इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ चुके हैं. कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन, नॉन कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन, ये आपके इस एग्जाम में ना आए, पर ये आपको आगे चल के जरूरी होता है. उसी हिसाब से आपके आगे जाके डेरिवेशंस बनते जाते हैं. ओके, सो आई एंड अप today's teaching over here. If you do have any doubt, you can ask me, or you may now can leave the class, okay, and can switch over to the next class. Good day. किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, गुड डे.